नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आज का दिन काफी बड़ा है और अहम भी है। आज लखनऊ में दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में मौजूदगी में एयरपोर्ट की 317 एकड़ जमीन के लिए लीज एग्रीमेंट होगा। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट बनने के लिए राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 317 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम भी शुरू हो जाएगा और जल्द ही श्रद्धालुओं को रामलला की नगरी के लिए हवाई सुविधा मिलने लगेगी। तो आज का दिन अयोध्या के लिए खास तौर पर राम मंदिर निर्माण एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा अयोध्या पहुंचने में ना हो, इसके लिए आज का दिन बेहद अहम। लखनऊ में दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर योगी की मौजूदगी में एयरपोर्ट की 317 एकड़ जमीन की लीज एग्रीमेंट की जाएगी। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 317 एकड़ से ज्यादा की जमीन सौंपी जाएगी और इसके साथ ही अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम भी शुरू हो जाएगा और जल्द ही श्रद्धालुओं को रामलला की नगरी में हवाई सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। और निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया है। पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की ताजा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। कोरोना संकट में भी राज्य में पीएमईजीपी में 110% की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले एक साल में 1464 करोड़ के निवेश से 11,107 यूनिट स्थापित हुए हैं, जिसमें 96,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में निवेश कितना बढ़ा है उसे इस बात से समझिए कि नई यूनिट स्थापित करने के लिए 366 करोड़ की सब्सिडी दी गई है, जबकि लक्ष्य 334 करोड़ का ही था। मतलब लक्ष्य से 40 करोड़ ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। हम आपको बता दें कि पीएमईजीपी के तहत नया उद्योग लगाने में केंद्र सरकार 35% की सब्सिडी देती है। और उत्तर प्रदेश हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में राष्ट्रगान जरूर होना चाहिए, जिसमें बच्चों में राष्ट्र की भावना जगेगी। साथ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से मदरसों ने ड्रेस कोड लागू करने की भी उन्होंने अपील की है। तो मोहसिन रजा की तरफ से यह अपील की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि मदरसों में राष्ट्रगान को जरूरी कर देना चाहिए, इससे राष्ट्र भावना जगेगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक ड्रेस कोड निर्धारित कर देना चाहिए इन मदरसों में। इस बात की अपील भी मोहसिन रजा ने की है। राष्ट्रीय गान भी साथ में गाया जाने लगे मदरसों में, तो ये बहुत अच्छा होगा कि बच्चों के अंदर एक राष्ट्र भावना जागेगी। जैसे कि भारत भाग्य विधाता है, तो जाहिर सी बात है जिस भारत में हम हैं, जहां पढ़ रहे हैं, जहां लिख रहे हैं, जहां हमें शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं मदरसों में, आज धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हमें मॉडर्न एजुकेशन मदरसों में मिल रही है, तो अगर हम राष्ट्रीय गान भी गाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा और गर्व की बात होगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, भारत भाग्य विधाता हमारा है। तो उसी भारत में अगर हम सब राष्ट्रीय तराने के साथ साथ राष्ट्रगान भी हम मदरसों में गाएं, और साथ साथ मैं तो एक और मांग करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से कि जिस तरह से मदरसों को मॉडर्नाइज किया गया है, देश में शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा रहा है मदरसों में, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि मदरसों में ड्रेस कोड भी लागू किया जाए, क्योंकि ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। और गोरखपुर मंदिर हमला केस एटीएस को ट्रांसफर कर दिया जा चुका है। जांच जारी है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी अब शुरू हो गई है। दरअसल मुर्तजा को लेकर अखिलेश यादव के बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा पुलिस रिमांड पर है और जांच जारी है। गोरखपुर से लखनऊ, सिद्धार्थनगर से सहारनपुर तक उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर जांच का दायरा मुंबई और कोयंबटूर तक पहुंच गया, तो देश की सीमाओं को पार कर नेपाल तक। लेकिन इस पूरी कार्रवाई पर सियासत की सतह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। दरअसल अखिलेश यादव आरोपी मुर्तजा के पिता के उस बयान को कोट कर रहे हैं जिसमें मुर्तजा के पिता ने कहा था कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है।
हालांकि अखिलेश यादव ने ये बयान जिस अंदाज में दिया उसने राजनीति को हवा दे दी। अब बीजेपी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े कर रही है। अखिलेश यादव जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब कहीं भी आतंकी की बात निकल कर के आती है तो उनका मन मचलने लगता है, उनका दिल नरम हो जाता है आतंकियों के प्रति, और आतंकवादियों को छोड़ने का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसीलिए आज जब गोरखनाथ मंदिर की एक ऐसी घटना जो बहुत संवेदनशील है, जिस पूरे मामले में एटीएस जांच कर रही है, उसमें उनकी उदारता फिर छलकने लगी है, उनके दिल का दर्द आज फिर बाहर आने लगा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपी मुर्तजा पर दिए गए बयान को आतंकियों के प्रति नरमी से जोड़ दिया, तो कांग्रेस का तर्क है आरोपी मुर्तजा के हर पहलू की जांच होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को गहनता से जांच करनी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को सभी पहलुओं पर जांच करनी चाहिए। इस बीच गोरखपुर केस को एटीएस को सौंप दिया गया है। मुर्तजा को लखनऊ लाया गया। लखनऊ और सहारनपुर से संदिग्धों को पकड़ा गया है। बैंक डिटेल भी खंगाली जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि मुर्तजा का असली मकसद क्या था और उससे कौन कौन लोग जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको अपडेट बताते चले कि उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम गोरखपुर मंदिर में गिरफ्तार अहमद मुर्तजा को बुधवार को गोरखपुर से लखनऊ एटीएस मुख्यालय लेकर आई है। यहां पर उससे रिमांड में पूछताछ हो रही है। एटीएस ने मुर्तजा का लैपटॉप, मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। मुर्तजा के खिलाफ दोनों मामले एटीएस को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं एटीएस ने मुर्तजा से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। नोएडा से 3, गोरखपुर से 2, कानपुर से 2 युवकों को एटीएस ने हिरासत में लिया है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में पकड़ा गया अहमद मुर्तजा के 4 बैंक अकाउंट की डिटेल भी जांच एजेंसियों को मिली है, जिसने आतंकी संगठन आईएसआईएस को पैसे ट्रांसफर किए जाने की आशंका जताई जा रही है। एटीएस आरोपी के मोबाइल कब्जे में लेकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और फोन डिटेल को भी खंगालने की कोशिश में जुटी है। और गाजीपुर में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले एसपी को एक बड़ा झटका लग गया है। एसपी के पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधे मोहन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव की नीतियों पर सवाल उठाने समेत कई गंभीर आरोप भी लगाए और इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राधे मोहन के आरोप पर गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने पलटवार किया। उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कुछ लोग बीजेपी में संभावना तलाश रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि डिप्रेशन है, राजनीति में एक स्टेज डिप्रेशन का आ जाता है, अपने भविष्य को लेकर के चिंता है। उन्हें लगता है कि भाजपा में वैकेंसी है, क्योंकि गाजीपुर की सीट पर इस वक्त कई लोगों को महसूस हो रहा वैकेंसी है। और चूंकि माननीय मनोज सिन्हा जी महामहिम उपराज्यपाल की हैसियत से जम्मू और कश्मीर में अपनी सेवा दे रहे हैं देश के लिए, तो लोगों को लगता है कि सीट खाली है, वैकेंसी है। अभी बीजेपी ने वैकेंसी आउट किया है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तेज निगाह रखने वाले अपने लिए संभावना तो तलाश कर ही सकते हैं। तो उसी संभावना में भी हो सकता है ये हो रहा हो। और आगरा जेल में बंद भदोही के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। पुलिस ने विजय मिश्रा, उसके बेटे, भतीजे समेत कुल 8 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ज्ञानपुर विधानसभा सीट के से पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर संगठित अपराध का आरोप है। पुलिस के मुताबिक संगठित अपराध करने वाले गैंग लीडर पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत उसके बेटे विष्णु मिश्रा, भतीजे ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा और उसके करीबी गिरधारी प्रसाद पाठक समेत 8 लोगों पर गोपीगंज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जनपद भदोही के थाना गोपीगंज में चिन्हित माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्रा का गैंग पंजीकृत किया गया था। आज गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा और 7 अन्य यानी कुल 8 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।
और बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। स्पाट और पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। रेहान के दूसरे साथी सुहेल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेहान पर हत्या, लूट, चोरी जैसे कई केस दर्ज हैं। कल युवक से एक लूटपाट की घटना सामने आई थी, इसकी कोशिश की गई थी, जिसका आरोप इस रेहान नामक बदमाश पर था। और हापुड़ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद कुल 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक बदमाश मनीष 25,000 का इनामी है। किराना व्यापारी को गोली मारकर लूटने का इस पर आरोप है, जो अब पुलिस गिरफ्त में है। तो अलग अलग जगहों पर 2 बदमाश को गोली लगी है। 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा 25,000 का इनाम भी मनीष पर था, जो कि अब पुलिस गिरफ्त में है। और आज नवरात्र का छठा दिन, और नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसकी वजह से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है और आज उनकी पूजा का दिन है। और कैसे करें मां कात्यायनी की पूजा? गोधूली बेला के समय पीले या फिर लाल वस्त्र धारण कर आप मां की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आज के दिन देश भर में मंदिरों में भी श्रद्धालु मां की उपासना कर रहे हैं। मां कात्यायनी आकर्षण की शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। इनकी शक्ति और उपासना से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। आज मां के छठवें स्वरूप के दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में। मान्यता है कि विधि विधान के साथ मां की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र का छठा दिन, मां की आराधना के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो आज छठा दिन है और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनको प्रसन्न करना आसान होता है। आप पूजा पाठ के जरिए मां को प्रसन्न कर सकते हैं। गोधूली बेला में उनको भोग लगाइए, उनको वस्त्र नए धारण करवाइए। और इसी को लेकर छठे दिन आज नवरात्र के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अब पूरी भक्ति भावना के साथ आशीर्वाद लेने मां से। और मंदिरों में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई शक्तिपीठ हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। देवमणि हमारे साथ काली भवानी मंदिर गोंडा से है, अजेंद्र शर्मा चामुंडा देवी मंदिर कासगंज से हमारे साथ मौजूद है। अजेंद्र के पास चलते हैं। अजेंद्र, जरा ये बताइए, आज नवरात्र का छठा दिन है, मां की पूजा अर्चना के लिए लोग सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरह की भीड़ श्रद्धालुओं की? मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ कासगंज शहर के चामुंडा मंदिर पर, जहाँ सुबह से ही लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु जो पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। मैं बात करूँ मां चामुंडा मंदिर की, तो करीब 120 वर्ष पुराना मंदिर है, जो 1901 में बनाया गया था। बताया जाता है कि यहाँ के जो राजा थे और यहाँ के जो मालिक थे, ज़मीन में जो बना हुआ है, उनको माता रानी ने स्वप्न दिया था कि मैं एक पीपल का पेड़ है, उसके जब मैं प्रकट हुई हूँ तो आप यहाँ आ जाइए। उसके बाद से यहाँ लगातार तब से पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ नवरात्रि में सुबह से ही पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक लगातार सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। और इनकी मानता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो तमाम पुलिस को सुबह से तैनात कर दिया जाता है। और मानता यह है कि अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ भारी भीड़ होती है। हजारों की संख्या में सुबह से ही लोग यहाँ श्रद्धालु और महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग पूजा करने के लिए आते हैं। तो सुरक्षा की तमाम व्यवस्था
यहाँ की जाती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरोना का जो काल था उसके बाद में पहली बार मंदिर खुला कर 2 साल लगातार मंदिर बंद रहा था, तो लोगों में इसलिए ज़्यादा उत्साह है। मेरे साथ कुछ यहाँ महिला श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या मनोकामना थी। आप इधर आइए और किस तरीके के यहाँ जो क्या मानता है इनकी। क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। ये बताइए आपने पूजा करने आई है, क्या मानता है या मंदिर की क्या मनोकामना पूरी होती है? ये हमारा प्राचीन काल का मंदिर है, लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर लेट के भी आते हैं, लोगों की मनोकामना पूरी होती है, तो सभी की आस्था है यहाँ पर। ये बताइए आप लगातार यहाँ इसके अलावा और भी दिनों में जब नवरात्र नहीं होते तब भी आप आते हैं, आप लोग आते हैं? हाँ, नॉर्मल डेज में भी आते हैं। नवरात्रि में थोड़ा ज़्यादा मानता है, लोग मानते हैं, आना जाना लगा रहता है लोगों का, तो मेरा भी लगता है। आजकल शहर के अलावा क्या जिले के अन्य जिलों से भी लोग यहाँ? अन्य जिलों से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आप अभी देख भी सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग लेट के भी आ रहे थे पूजा करने के लिए। और तो ये दिव्या शर्मा थी श्रद्धालु, इनका साफ कहना है कि यहाँ तमाम लोग जो है लेट के भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है माता रानी का जो आशीर्वाद है। बिल्कुल, तो इस पीठ की काफी मान्यता है और यहाँ पर लोग दूर दराज से भी आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं अजेंद्र। और नवरात्र का मौका है तो सभी चाहते हैं कि माता के आशीर्वाद को प्राप्त कर ले। देवमणि भी हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं। देवमणि, आप जरा बताइए कि आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर किस तरह से श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज छठा दिन है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना के साथ साथ माँ का आशीर्वाद लेने की कामना के साथ लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में छठी की देवमणि, आपकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रही है, लेकिन हम देख पा रहे हैं वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लगातार और पूजा अर्चना का दौर इस वक्त चल रहा है। अजेंद्र, अगर आप धाम की तस्वीर दिखा पाए तो जरा हमारे दर्शकों को एक बार दिखाएं कि किस तरह से भीड़ भाड़ वहां पर जुट रही है, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना का दौर जारी है। हाँ जी, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएंगे। ये माँ चामुंडा का धाम है, इसमें मंदिर पे ये एक पीपल का जो पेड़ है उसी में माँ जो प्रकट हुई थी उसके बाद में मंदिर बना दिया गया है। इसी जो परिसर में बीच में ही जो पीपल का पेड़ है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे। तो लाइन लगी हुई है, सुबह से ही लाइन लगी हुई है। लाइन के अनुसार जो कोरोना का गाइडलाइन का उसका भी पालन कराते हुए मंदिर में उतने ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाता है जितने लोगों की माँ भीड़ इकट्ठी ना हो। इसके लिए सुबह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ टीवी पर अपने दर्शक देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है। तो महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग ऐसे हैं जो लगातार सुबह से यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और वे माँ का पूर्ण करते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएंगे। ये एक जो कुंड है, यहाँ दीपक जलाया जाता है, यहाँ सामग्री भी चढ़ाई जाती है और यहाँ जो है तमाम लोग अपना नारियल जो मनोकामना होती है उसे लेके आते हैं और उसके बाद में यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि लगातार लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई दीपक जला रहा है, कोई नारियल जला रहा है। तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा के साथ इस वक्त जो भक्तगण है वो करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और बढ़ती महंगाई पर मायावती ने अब ट्वीट किया है। बढ़ते दाम को चिंताजनक बताया है मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की जबरदस्त मार और तनाव झेल रही जनता अब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घुट-घुट कर जीने को मजबूर है। ये अति चिंताजनक है। केंद्र सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से ले। तो महंगाई को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट सामने आया है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर थाना ठाकुरगंज के मुसाहिबगंज में इलाके में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। ये कुत्ते इतने हिंसक हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगे हैं। बुधवार को आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों को काट डाला, जिससे 5 साल के रजा की मौत हो गई और एक 7 साल की मासूम बच्ची ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी की जंग लड़ रही है। इलाके के लोगों ने कई बार कुत्तों के आतंक की शिकायत नगर निगम से की, लेकिन आरोप है कि नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब लोग इन कुत्तों के डर से अपने बच्चों को बाहर जाने से रोक रहे हैं।
5 साल का 6 साल का एक लड़की 6-7 साल की है। उसको कुत्तों ने यहाँ इधर आगे ले जा करके बाकायदा कायदे से बहुत नोचा है उनको। नोच के खाने की नौबत थी, उसकी नौबत थी छोटे वाले बच्चे की कि उसको खा जाएंगे, लेकिन लड़कों ने देख लिया यहाँ पर, तो लिहाजा हकाया तो मालूम है लड़की के भी सब वही सब हुआ है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।